हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जीके बाय एमके पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस के टेस्ट सीरीज नंबर 4 पर। हमने साइंस की भी एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई जिसमें टेस्ट नंबर 4 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अपना टेस्ट नंबर कौन सा चला हुआ भाई? चौथा चला हुआ है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एनटीए पैटर्न पर आधारित है और जो भी जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन के परिवहन के लिए कौन सा संवहनी ऊतक जिम्मेवार है? ठीक है भाई, कौन सा संवहनी ऊतक जिम्मेदार है भाई पत्तों से भोजन को पौधों के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाने के लिए? ठीक है, तो ये भी फ्लोएम। कौन सा भी? फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्योंकि पौधे का भोजन वो पत्ती में तैयार होता है और उस भोजन को पौधे के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और जो जाइलम है, जाइलम का मुख्य कार्य होता है भाई पौधे के पत्ते में पानी पूनी जो भी है खनिज लवण पहुंचाने का। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो जो बायोगैस है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है भाई? बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस मौजूद होती है भाई। ठीक है, मीथेन बायोगैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री में अपघटित होने से उत्पन्न होता है। मीथेन को जलाने से तापमान और ऊर्जा प्राप्त होती है भाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर मीथेन का दहन होगा तो उससे हमें एक निश्चित तापमान मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवशिष्ट निस्तारण विधि है जिसमें ऊष्मा उत्पादित होती है? तो दहन है भाई। ठीक है, दहन है जिसमें क्या होगी भाई? ऊष्मा उत्पादित होगी, इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब हम किन्हीं दो तत्वों की अभिक्रिया, दो अभिकारकों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है भाई? कोई उत्पाद प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया करवाने में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिले ना भाई, ऊष्मा भी प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दहन से होती हुई जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त में मतलब तीसरा जो आवर्त है उसमें कौन से तत्व है भाई? तो तीसरा आवर्त है उसमें सल्फर तत्व है भाई। कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? जो फ्लक्स है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो फ्लक्स घनत्व है, इसकी एसआई इकाई है भाई टेस्ला। टेस्ला एक सदिश राशि है। ऐसी राशि है भाई, सदिश राशि है। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रति अम्लों में एक घटक होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई? जो एक अम्ल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो प्रति अम्ल होता है ना भाई, जिस प्रकार की अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमें उसके तो हम किसकी क्या लेते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, इसे ये जो है ना NaHCO3 इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सूत्र है भाई, आमतौर पर इसे बेकिंग सोडा कह देते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है अभी? कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिस तरह विद्युत धारा समानुपाती है आवेश के और व्युत्क्रमानुपाती है समय के। ठीक है, जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो आई है यानी कि विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है भाई, समय का सबको पता है सेकंड है, लेकिन जो आवेश है ना, आवेश आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। क्या अभी? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा था विद्युत
आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की इकाई है कूलम। अगला क्वेश्चन, कौन सी सेल डिजिटल घड़ियों में अधिकांश प्रयुक्त होती है? जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है भाई? कौन सी सेल, गैस नहीं, कौन सी सेल प्रयुक्त होती है? तो डिजिटल घड़ी होती है उनमें पारा युक्त सेल उपयोग होती है भी, जिसे हम पारा सेल कहते हैं। ठीक है, पारा सेल एक प्राथमिक सेल है भी। ठीक है, ये एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल वह होता है जिसका उपयोग हम एक ही बार करते हैं, अगर डाउन होने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारे फोनों में बैटरी यूज होती है उसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, क्योंकि वो एक बार डाउन होगी तो उसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक सेल है उसे एक बार डाउन होने के बाद हम चार्ज नहीं कर सकते, वो नया ही लेना पड़ता है। जिस प्रकार की जो जो पारा सेल है ना, इसका उपयोग घड़ियों में किया जाता है। घड़ी में छोटा सेल डलता है, वो कैमरों में। ठीक है, एक श्रावण यंत्र सुनने में जो यंत्र यूज होता है उसमें भी एक सेल डलता है, और कैलकुलेटर में देखना है छोटे छोटे सेल डलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, क्या यह वास्तव में सच है कि यह मिथक है कि तारे वास्तव में कितने ऊंचे हैं उसे कहीं अधिक ऊंचा दिखाई देते हैं? कहने का मतलब क्या है, क्या यह वास्तव में सच है या कोई मिथक है कि तारे, मतलब तारे की यहाँ सिचुएशन है या स्थित है तो ये यहाँ ऊपर दिखाई देते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर है भाई अपना ए सी। हाँ, यह एक, हाँ, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्योंकि क्या होता है अभी, अगर यहाँ पर तारे टिमटिमा रहे हैं और यहाँ पर है वायुमंडल की, वायुमंडल में बहुत सारी गैस या धूल के कण है, तो प्रकाश की रोशनी इस प्रकार आएगी तो इस प्रकार इसका अपवर्तन होता हुआ होगा भाई। ठीक है, हर परत में हर जगह पर उसमें अपवर्तन होगा, जिससे यहाँ खड़े कोई व्यक्ति है उसे क्या होगा भाई, ये तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी जो स्थिति है अलग अलग परिवर्तित होती रहती है, इस कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है और यह अपनी निश्चित ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। जिस प्रकार की अपवर्तन के कारण ही अगर किसी पानी में कोई सिक्का पड़ा है तो वो हमें उठा हुआ दिखाई देगा। पेंसिल है तो वो पेंसिल कैसी होगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारों की परिघटना है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला, अभी निम्न में से कौन सा यातायात भीड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भूरी हवा से जुड़ा हुआ है। अगला, अभी आतिशबाजियों में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखते हो विवाह शादियों में क्या करते हैं, जो बम बजाते पटाखे बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, रंग बिरंगी गैसें निकलती है, रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। तो इसमें आतिशबाजी में जो हरी ज्वाला निकलती है, हरी रोशनी निकलती है, किसके कारण निकलती है? ये निकलती है बैरियम, बैरियम के कारण निकलती है। और बैरियम को हम सिंबल इसका BH इससे दर्शाते हैं भी, और इसकी बैरियम की परमाणु संख्या 107। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो समकक्ष प्रतिरोध हो सकता है। अगर हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध लघुत्तम सदस्य से कम है भाई। ठीक है, पैरेलल में जोड़ने का एक फॉर्मूला है। पैरेलल में क्या होता है, 1/r यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल में बराबर है 1 कोई प्रतिरोध दे रखा है वो, प्लस में दूसरा कोई प्रतिरोध दे रखा है वो। ये तो पैरेलल को जोड़ने का फॉर्मूला। अगर कोई दो प्रतिरोध है वे सीरीज में जोड़ रखे हैं तो भी उसे हम सीरीज में जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को के क्षेत्र को दो गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दो गुना कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के किसी तार की लंबाई और क्षेत्र के। अगर यो भी दो गुना कर दिया, यो भी दो गुना कर दिया कट गई तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अगला है, साधारण एक डीसी जनरेटर का योग किसका बना होता है भाई? तो डीसी जनरेटर का योग है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है भाई?
कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को का क्या कारण है? पानी में मतलब कठोर पानी होता है, ठीक है, जिसमें आप कह जाए जिसमें साबुन पाट जा, ठीक है, उसकी कठोरता हटाने खातर क्या किया जा रहा है भाई, इसमें जो दावन सोडा उसका उपयोग किया जा रहा है, और वो है राइट आंसर अपना यो CaHCO3 ट्वाइस। दावन सोडा का सिंपल फॉर्मूला ये हो रहा है CaHCO3, ये दावन सोडा का फॉर्मूला। बात यह भी यही है, इसमें क्या करें, इनका ट्वाइस कर दिया, ठीक है भाई, दोबारा देख लो। दावन सोडा फॉर्मूला है कैल्शियम, ठीक है, बाई कार्बोनेट, ठीक है, और इस जो अपन बैलेंस कर दी, इसका ट्वाइस कर दी, बात यही बनेगी, ठीक है। अगला भी, यदि फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 फारेनहाइट है, तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 200 सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसको जानने से पहले दो चार बातें जान लो भाई। सबसे पहले जानने की बात यह है, तापमान देखो भाई, तापमान किस किस चीज में नापा गया है। तापमान अगर आप सेल्सियस में नापाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है। तापमान को देखा, कोई भी चीज है वो उबलेगी तो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगी, तापमान में टेम्परेचर सेल्सियस में उबलेगी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फारेनहाइट में होगी वह 212 फारेनहाइट पे। अगर केल्विन में देखा है कोई चीज भी, कोई भी है, पानी हो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट, और केल्विन में कितना होगा, 373.15 केल्विन, इतना पे क्या होगा, पानी उबलेगा। ये तो बॉइलिंग पॉइंट है। एक फ्रीजिंग पॉइंट देखो भाई, ईमांक फ्रीजिंग पॉइंट, अगर जिस तरह 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, और 32 फारेनहाइट पर भी पानी जम जाता है, फारेनहाइट में बुझ तो, अगर केल्विन में बुझे तो पानी 273.15 केल्विन पर पानी जम जाता है। ये थी नॉर्मल बातें जानने की इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। ये देखो, ये फॉर्मूला था C-0/100। सी हो गया डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री पे ये जमा है और कितना पर उबला वो नीचे आ गया, बराबर है फारेनहाइट, कितने डिग्री पे, तो फारेनहाइट पर जमा, तो 32 डिग्री पर फारेनहाइट पर जमा है। उबला कितना पे है, उबला है भाई वो 180 पे, क्योंकि 212 में तो जब आप 32 घटावांगे ना तो इतना होगा। ये अपने तो दे रखा है कितना, ये 200 फारेनहाइट दे रखा है, तो इस फॉर्मूला में क्या करोगे, C-0 बराबर है 200 माइनस 32/180, ठीक है। सारा सॉल्यूशन कराएंगे तो यो अपना आ गया भाई C-0.5 बराबर है 168/9। आप इसकी गुणा गाना कराएंगे तो अपना आंसर होगा भाई यो 93.3 डिग्री सेल्सियस, अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसने सोल्व कर लिया अपना ये फॉर्मूला इसमें। अगला क्वेश्चन है भाई, ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी की अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन आ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये है भाई, जो पाइरूवेट है ना, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाना। पाइरूवेट हो रहा है देखो C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटेगा तो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। पाइरूवेट की पाइरूवेट की फॉर्मूला C3H6O3, यू है पाइरूवेट। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी इसने, तो क्या होगा, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल का कारण ही क्या होगा, जो खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, उनके ऐंठन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश में सूर्य के प्रकाश का फैलाव के कारण बनती है? तो देखो दोबारा देखो, अड़ प्रकाश नहीं है, आकाश है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना है, कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना घटा है जिसमें
आकाश में सूर्य का कारण घटा है। ठीक है, तो तारों का चमचमाना सूर्य का कोई रोल नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है सितारे वास्तव में जितने ऊंचे ये भी कोई रोल नहीं। न्यूनतम सूर्योदय विलंब कोई नहीं, सूर्यास्त 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, इसका भी कोई रोल नहीं है। यू है इंद्रधनुष बनना। सूर्य का जो इंद्रधनुष है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। अगर सूर्य इस साइड है तो इंद्रधनुष इस साइड बनेगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण यू है, अपना राइट आंसर है डी। तो आज की क्लास में वही अपन अपने क्वेश्चन कराएंगे और कराएंगे आप कल की क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।